हेलो प्यारे बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में बेटा मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। बेटा क्लास 10 का साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं और हम प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रकाश में हमने अपवर्तन स्टार्ट किया था और आज भाग 7 में आपके लिए इसका लेकर आया हूँ। और बेटा हम आज का टॉपिक जो रहेगा वो अपवर्तनांक रहेगा। इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और लास्ट टॉपिक रहेगा कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ग्लास स्लैब होती है, तो ग्लास स्लैब से जो प्रकाश की किरण जाती है तो उसका अपवर्तन होता है, एक नए तरीके से होता है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा हेडिंग लिखिए अपवर्तनांक और अपना रजिस्टर और पेन आपको साथ में लेकर बैठना है। चीज़ों को टाइम टाइम पे बेटा वीडियो को पॉज करके आपको नोट करते जाना है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? देखो, अपवर्तनांक जो है एक भौतिक राशि है जो हमें बताती है कि दो माध्यम है अलग अलग, तो उस माध्यम में जो है जो प्रकाश की चाल होगी तो उन प्रकाश की जो चाल है उनकी तुलना करेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी ज़्यादा और कितनी कम हो गई है। हाँ, तो ऐसी भौतिक राशि जो हमें प्रकाश की कहो कि आपेक्षिक चाल को बताती है विभिन्न माध्यमों में, उसी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, अपवर्तनांक कहता हूँ। आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हैं कि अपवर्तनांक एक भौतिक राशि होती है जो हमें प्रकाश की आपेक्षिक गति को विभिन्न माध्यमों में बताती है ना बेटा। अब देखो अपवर्तनांक है पूरा एक इंडेक्स मिलेगा, सूची मिलती है पूरी, है ना। अब इसमें क्या होगा कि इसको प्रदर्शित किया जाता है एन से, या फिर जो है इसको इस सिंबल से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, इसको म्यू कहते हैं, म्यू। एक्चुअल में तो मेरी बात समझो कि अपवर्तनांक है क्या। सही मायनों में तो बेटा इसका अर्थ जो होता है वो जो हम माध्यम होता है उसका घनत्व होता है। हर एक माध्यम का जो अपना घनत्व है वो अलग अलग होगा। डेंसिटी जो है हर मीडियम की अपनी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। तो वास्तव में तो हमारा क्या होता है, प्रकाशिक घनत्व होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। पर इसको हम जो है घनत्व ना कह के एक नया नाम देते हैं इसको, उसका नाम क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अब इसको हम समझेंगे कैसे बेटा। मैंने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश की गति का आपस में तुलना करते हैं कि एक माध्यम में गति इतनी होगी और जब वो दूसरे माध्यम में आएगी तो उसकी गति पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। अब सपोज करो ये एक लाइन है जो दो माध्यम को अलग कर रही है ना बेटा। अब ऊपर का एक माध्यम ऊपर है, इसको मैंने M1 नाम दिया है। M1 का मतलब मीडियम 1 मतलब माध्यम 1, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या दिया, M2 नाम दिया है, इसका नाम है मतलब मीडियम 2। अब ऊपर वाला जो है इसका अपना घनत्व होगा, अपना घनत्व होगा और इसका अपना घनत्व होगा। उसके घनत्व को मैंने नाम दिया अपवर्तनांक। इसका अपना क्या हो जाएगा, मतलब अपवर्तनांक हो जाएगा, और इसका भी अपना क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। इंग्लिश में कहूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो इसका जो अपवर्तनांक है वो n1 है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अपवर्तनांक का मतलब घनत्व होता है, ठीक है बेटा। और नीचे वाला जो है उसका जो अपवर्तनांक है वो n2 है। ओके। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आएगी तो कुछ उसकी गति होगी। मैंने माना कि उसकी जो गति है ऊपर वाले माध्यम में वो v1 है, और जो नीचे वाला माध्यम बेटा उसकी वहाँ पर गति कितनी है, v2 है। बस हमें यही देखना है कि मतलब जो इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की जो किरण आएगी उसकी जो गति होगी उसकी तुलना करूंगा तो वहाँ पर जो गति होगी वो कैसी आने वाली है ना। तो बेटा अब बात समझो कि यहाँ पे वो आई है, ठीक है, जिस माध्यम से आई है वो इसमें आई है। तो हमें क्या करना है, दोनों माध्यमों के जो अपवर्तनांक है उनकी तुलना करनी है, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो देखो उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा बेटा कितना, n12। n12 का मतलब क्या है, n12 का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। या मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे बेटा, n21 लिख सकता हूँ मैं इसको। n21 का मतलब क्या हो जाएगा, बात समझो कि जो माध्यम 2 है उसका जो अपवर्तनांक है माध्यम 1 से जब उसकी क्या कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। तो पहले तो ये सीखो कि अगर कहीं पर n21 लिखा तो उसका मतलब क्या है, और अगर वहाँ पे क्या लिखा है n12 लिखा तो उसका मतलब क्या होता है। n12 का मतलब क्या है कि n तो क्या होता है, अपवर्तनांक है, और यहाँ पर दो अपवर्तनांकों की तुलना की जा रही है। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपवर्तनांक इसका 1 जो पहला माध्यम है उसकी तुलना कर रहा हूँ मैं किसके साथ बेटा, दूसरे माध्यम के साथ। और यहाँ क्या कर रहा हूँ, दूसरा वाला जो अपवर्तनांक है उसकी तुलना मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, उसकी तुलना मैं कर रहा हूँ किसके साथ बेटा, 1 वाले के साथ। अब इन दोनों का मतलब क्या क्या होगा, n12 का मतलब क्या है, तुलना कर रहा हूँ इन दोनों की, तो n1 अपॉन में क्या आएगा बेटा, n2 आएगा। मतलब जो बाद वाला होगा उसको नीचे लिखेंगे, और जो पहले वाला होगा उसको कहाँ लिखेंगे, हम ऊपर लिखते हैं। जिससे तुलना कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट, जिसके साथ ये वर्ड आ रहा है जिससे तुलना कर रहे हैं उसको बेटा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और n21 का मतलब क्या है, n21 का मतलब मैंने बताया कि अपवर्तनांक की तुलना कर रहे हैं, हम दूसरे की तुलना किससे कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। तो n2 बेटा हमारा कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, और n1 कहाँ पर आएगा, ये नीचे आने वाला है। ओके। तो ये तो इनके अपवर्तनांक का फॉर्मूला बन गया है ना। जैसे सपोज को वहाँ आप आपसे पूछ रहे कि
है ना, कि आपसे पूछ ले कि एक माध्यम ये वाला है और एक माध्यम हमारा कौन सा ये वाला है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है n1 है और इस माध्यम का क्या है अपवर्तनांक बेटा कितना है n2 है। आप पूछे कि बताओ जो है पहले वाले की तुलना में सेकंड वाले का बताओ, पहले वाले की तुलना में सेकंड वाले का जो अपवर्तनांक कितना होगा, यानी तुलना वो पहले वाले की किससे कर रहा है, सेकंड से कर रहा है। तो आप देखो तो इसका मतलब क्या होगा, उसको मैं लूँगा n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, पहले वाले का अपवर्तनांक जो है दूसरे वाले की तुलना में, तो जिससे तुलना की जाएगी उसको बेटा मैं कॉलम को नीचे लिखूंगा। n12 का मतलब n1/n2, n21 का मतलब n2/n1। अब इसी को अगर मतलब प्रकाश की गति के रूप में लिखना हो बेटा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये अपवर्तनांक होता है, मतलब मैंने बताया इसका मतलब घनत्व होता है। अपवर्तनांक का घनत्व जो होता है वो स्पीड का बेटा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा n का मान होगा उतनी ही गति कम होगी, क्योंकि n का मान मैंने बताया था घनत्व होता है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा प्रकाश को चलने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और जितना n का मान कम होगा वो माध्यम विरल हो गया है, प्रकाश वहाँ से तेज़ी के साथ बेटा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो n का मान बढ़ने पर प्रकाश की गति जो है वो हमारा बेटा कम हो जाती है, और n का मान घटने पर जो प्रकाश की गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रकाश की गति में और अपवर्तन में या अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध होता है। तो अगर इन्हीं फॉर्मूला को मैं गति के रूप में लिखूंगा तो बेटा उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यानी ऊपर क्या आएगा v2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा मेरा v1 आएगा, और अगर इस केस में करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा v1 आएगा और यहाँ पर मेरा बेटा क्या आने वाला है, v2 आने वाला है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल को सोल्व करने में जो आंकिक प्रश्न है आपकी बुक में, तो उनको हल करने में बेटा आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का मतलब मैंने समझाया आपको कि अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसमें हम प्रकाश की गति की तुलना करते हैं दो माध्यमों के बीच में, है ना। और ये सब चीज़ें देख लो, मतलब m1 का मतलब मीडियम 1 था, n1 का मतलब अपवर्तनांक है खुद का, मतलब डेंसिटी इसकी घनत्व है, और v1 जो इस माध्यम में प्रकाश की गति होगी। और यहाँ इसी तरीके से m2 का मतलब ये माध्यम 2 था, n2 का मतलब यहाँ पर इसमें इसका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक घनत्व है इसका खुद का, और यहाँ पर इसकी क्या है, v2 है। आप कंपेयर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे n12 मतलब क्या कि मतलब कि जो पहला वाला माध्यम है उसका अपवर्तनांक दूसरे वाले माध्यम की तुलना में, तो जिससे तुलना की जाएगी उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और गति के लिए बेटा ये हमारा मैंने बताया कि गति के लिए क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होंगे, तो बेटा इसी को मैं क्या कहता हूँ, अपवर्तनांक कहता हूँ। ठीक है, अपवर्तनांक एक टाइप का और हो सकता है, वहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं तुलना जो है बेटा किससे कर रहा हूँ, एयर से कर रहा हूँ या हवा से कर रहा हूँ या वायु से कर रहा हूँ। अब देखो वायु एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि हालांकि निर्वात में होती है वो, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी ना हो, एयर भी निकाल के हवा भी निकाल के आपने उसकी बाहर कर दी है, उसको निर्वात कहता हूँ। निर्वात में प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना बेटा। लेकिन जो हमारी वायु है या हवा है उसमें भी प्रकाश की गति लगभग उतनी होती है ना। तो अगर देखो बात सुनो ध्यान से, तो अपवर्तनांक जो है वो हमारा 2 टाइप्स का हो सकता है। एक जो है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वाला बोलते हैं। एब्सोल्यूट को मैं क्या बोलता हूँ, हिंदी में बेटा उसको निरपेक्ष कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा क्या है, उसको हम सापेक्ष कहते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है कि जब दो माध्यमों की तुलना कर रहे हैं, दो माध्यम जो है अलग अलग हैं, उनमें से कोई भी माध्यम हमारा हवा नहीं है या एयर नहीं है या वायु नहीं है, और अगर जिन माध्यमों के अपवर्तनांकों की तुलना कर रहे हैं उनमें से एक माध्यम बेटा मेरा क्या बन गया है, एक माध्यम मेरा हवा बन गया है या वैक्यूम बन गया है, तो वहाँ का जो अपवर्तनांक आएगा तुलना करने पर उसको मैं क्या बोलता हूँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता हूँ। तो निरपेक्ष अपवर्तन ये होता क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है अपना n से बेटा इसको क्या करेंगे, हम शो करेंगे। तो n = जो होता है वो C/V होता है। क्या होता है, C/V। अब देखो C क्या है, C हमारा जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और V जो है वो गिवन जो हमारा माध्यम है, जो दिया माध्यम है उसमें जो प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ये बेटा उसको बिल्कुल ध्यान रखना। निरपेक्ष अपवर्तनांक को वो परिभाषित करने के लिए कह सकता है, तो बता देना कि ये अनुपात होता है किसका, जो निर्वात होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल का और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को मैं क्या बोलता हूँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उसको, कोई पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो क्या कहोगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल से, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता हूँ। और ये जो है ये वाला बेटा, ये हमने अभी जो किया था, दो माध्यम है, दो माध्यमों में हम देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होने वाली है ना। जैसे अभी ये आया था मेरा n12 है, एक माध्यम 1 था और एक मेरा क्या था 2 था।
तो इसमें अगर मैं प्रकाश की चाल की गति की मतलब तुलना करूँगा, प्रकाश की गति की तुलना करूँगा, तो मैंने बताया था वो जो आया था मेरा कि स्टार्टिंग में तो ये था कि n1/n2 था, लेकिन गति के रिस्पेक्ट में क्या था बेटा, वो v2/v1 था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर n2 1 हो सकता है, n2 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, n2/n1 हो जाएगा, और गति के रूप में क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा v1/v2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ आई है ये वाली, इसी को मैं क्या होता हूँ, सापेक्ष अपवर्तनांक कहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपवर्तनांक को समझ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज के पार्ट में है, इसमें उसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। जो शीशे की स्लैब होती है उसमें एक अपवर्तनांक होता है। तो बेटा हेडिंग लिखो, शीशे की आयताकार थी बेटा वो। ठीक है, स्लैब द्वारा अपवर्तन, इसका मतलब क्या है बेटा, इस आकार की देखो, इस आकार की हमारी क्या होगी, एक ग्लास की बनी हुई प्लेट होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, उसको समझना ध्यान से प्लीज आप। तो जैसे ही अब ऊपर क्या है, ऊपर हवा है, एयर है, माध्यम अलग है, ये क्या है, ग्लास है, शीशा है, और फिर क्या है, बाद में फिर क्या हो गया है, यहाँ पर एयर आ गई है, वायु आ गई है। तो मतलब माध्यम जो है वो चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है, एक बार हवा से ग्लास, और फिर क्या है, ग्लास से फिर दोबारा से बेटा हवा या वायु आ रही है। अब तो सोचो कि यहाँ से वो मतलब ऐसे आई, ऊपर कैसा माध्यम है, हवा, और यहाँ क्या है, ग्लास है, ऊपर वाला कैसा, विरल है ना। जब मैं कंपेयर करूँगा ग्लास से, शीशे से, तो ऊपर वाला माध्यम की जो घनत्व वो कम है, यानी ऊपर वाला जो माध्यम बेटा कैसा है मेरा, वो विरल माध्यम है, रेरल माध्यम है। और जिस पॉइंट पे हिट करेगी, मैंने बताया था वहाँ पर अभिलंब खींच देते हैं, बेटा क्या हो जाएगा, मेरा अभिलंब हो जाएगा। अगर ये मतलब माध्यम चेंज ना होता तो इस तरह जाती सीधी हो, है ना, लेकिन माध्यम चेंज हो गया है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब जब विरल से सघन माध्यम में आती है, क्योंकि ये जो माध्यम है ये मेरा बेटा कैसा है, ग्लास है, हवा से ज़्यादा मतलब घनत्व ज़्यादा होता है इसका। तो जब जब वो विरल से सघन माध्यम में आती है तो वो हमारा क्या हो जाती है बेटा, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो बेटा इस तरह से है ये मेरा क्या हो, ये है ना, ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गई है। अब यही रे बेटा मेरी अब जो है मतलब आगे जाएगी। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, मतलब एक बार तो उसका अपवर्तन यहाँ पे हो गया है, अब इस बार क्या है कि वो सघन से विरल में आना चाह रही है। ठीक है, ये मेरा जो माध्यम है उसको क्या बोलता हूँ, विरल। और जिस पॉइंट पे हिट करेगी वहाँ पे भी मैंने क्या खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया। 2 रूल जो मैंने आपको बताए थे, 2 नियम, वो यहाँ पे फॉलो होंगे पूरे। ठीक है, ये नॉर्मल जाएगा बेटा ऊपर वाला, और ये भी जाएगा नॉर्मल। अगर ये माध्यम सेम ही होता तो वो मेरी बेटा ऐसे निकल जाती, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, सघन से विरल में आ रही है। सघन से विरल में आने पर वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो सघन से विरल में आने पर बेटा वो मेरा क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यानी जो एंगल पहले इतना बनने वाला था वो एंगल इतना बनने वाला है। अब देखो क्या होने वाला है कि अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, जो ओरिजिनल वाली थी, जो ऊपर से बिल्कुल आ रही थी, जो मेरा आपतित है ना, आपतित वाली किरण थी, उसको सीधा अगर मैं ले जाऊंगा तो बेटा अब खुद देखो कि ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो इसी को बेटा मैं क्या बोलता हूँ कि शीशे की जो आयताकार स्लैब होती है उसमें जो ओरिजिनल आपतित किरण होती है, वो जो सबसे फाइनल में 2 बार अपवर्तन के बाद बाहर निकलेगी, वो दोनों आपस में समानांतर जाती है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोई आपको सुझाव देने हैं, कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए बिल्कुल खुला है, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो पढ़ते रहो आप, बढ़ते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे